बाकी तो हम हैं। आपको वायरल कर देंगे सर, हम आपका आज वायरल कर देंगे आपको। वीडियो बनाइएगा। हाँ, आपका मेहनत समझे ना, रंग लाना चाहिए। इतना भी जरूरी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। स्टैंड है लेकिन यहाँ नहीं है। ट्राइपॉड रहता है ना। सबसे पहले बताओ गांधी जी का पूरा नाम क्या है? अगर स्टार्ट में हम लोग गांधी जी, ये देखना है ना। तो सबसे पहले बात करें अगर गांधी जी की, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या कहते हैं? तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता के नाम बताएगा कोई? करमचंद गांधी। माता पुतली बाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी ना, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी को क्या कहते थे? बा कह के पुकारते थे। किसको? कस्तूरबा गांधी को। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? अगर बात करें 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ? गुजरात। कहाँ? गुजरात। गुजरात के कहाँ पे? पोरबंदर नामक स्थान या जिला, पोरबंदर नामक जिला में। और जो गांव था, जो एक्चुअल स्थान था, वो स्थान क्या था? काठियावाड़ तट बोले, काठियावाड़। इनके पिताजी के पेशा क्या थे? पेशा कोई बताएगा इनके पिताजी का? इनके पिताजी का जो पेशा था, वो पेशा था दीवान, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग मुंशी। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? मुंशी। किसके यहाँ? मुंशी किसके यहाँ थे? कोई बताएगा? कोई नहीं। राजा नाम था राजा राणा सिंह, या सिर्फ राणा सिंह ही बोल सकते हैं इसको। राणा सिंह के यहाँ मुंशी का काम क्या करते थे? कौन? गांधी जी के पिता करमचंद गांधी। गांधी जी का जाति क्या थी? मगधई बनिया। मगधई बनिया इनकी जाति थी। ये तो इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि गांधी जी कहाँ से थे, कैसे थे, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा था। सर गांधी जी के पुत्र भी थे? 4 था। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन सा? हरिलाल और मनीलाल और रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र थे। इस 4 पुत्र में से 2 थे भारत से और 2 कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका से। ये कुल मिला के इसका फैमिली बैकग्राउंड आता है इतना सा। माता कौन हो गए, पिता कौन हो गए, पत्नी कौन हो गए, पुत्र कौन हो गए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है या यहाँ तक का सबका साफ सुथरा है? इनके दादाजी भी थे। नाम बताएगा कोई? हरिजीवन गांधी। दादाजी थे हरिजीवन गांधी। ये पूरी की पूरी इसकी फैमिली बैकग्राउंड रही थी। इस तरह से माता, पिता, पत्नी, दादा, पुत्र। अगर बात करें इसके बाद इसके काम के, इसके कार्य के, इसका कार्य क्या रहा था, काम क्या रहा था, इसकी पढ़ाई कैसी रही थी, इसकी बचपन की पढ़ाई कैसी रही थी और कहां से हुआ था? बचपन की पढ़ाई की स्थिति कोई बताएगा कहां से किया था इन्होंने? और बचपन की पढ़ाई के कुल मिला के कम से कम ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 10th क्लास कहां से पास किया था? 10th क्लास पास किया था राजकोट से। कहां से? राजकोट से। और इन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ किया था। कितने वर्ष से? 6 वर्ष की आयु से इन्होंने अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किया था। और कुल मिला के इन्होंने जो 10th पास किया था, वो 10th पास किया था राजकोट से। कहां से? राजकोट से। तो इस तरह इसकी धीरे धीरे कहानी होती रही। और 10th पास कब किया था इन्होंने? कोई इसमें बता सकता है क्या? कब? 1887 में। 87 ना? 87 में इन्होंने 10th पास कर लिया था।
इनकी जो शादी हुई थी, शादी किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से। और कस्तूरबा गांधी से जिनकी शादी हुई थी, वो शादी हुई थी 13 वर्ष की आयु में। कब? 13 वर्ष की आयु में। एक्चुअल देखिएगा ये बोलता है 13.5 वर्ष, 13 वर्ष 6 महीना। तो इधर से इसकी कहानी थी। इतना में से देख कर किसको क्या लिखना है, फिर हम एक बोर्ड साफ करते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो पूरा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो इस पे स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से लिखना है किसी को कुछ, देख लो तो फटाफट लिखिए जिसको जो लिखना है। आज लाइट कहाँ चल गया? क्या मनाने गया है? बर्थडे मनाने गया है। हाँ। डेट नहीं जाएगा 13 वर्ष की आयु में जो हुआ है। तो बात करें कि सत्य और अहिंसा वाली बात की। जब तक 10th पास किया तब तक तो गुजरात और राजकोट द्वार द्वार चलते रहा था कहानी। बात है यहाँ से आगे, जब बच्चा गांव से आता है भागलपुर साइंस पढ़ने, तब उसकी स्थिति और कंडीशन दोनों खराब होना स्टार्ट हो जाता है। हो गया ये? हो गया। किसी का पेन चल रहा है। तो 10th पास कब कर लिया था इन्होंने? 87 में। 1887 में क्या हो गया? 10th पास हो गया। कहाँ से? राजकोट से। राजकोट से। जब राजकोट से ये 10th पास हो गया तो यहाँ से इन्होंने आगे की सोची, और आगे की जो सोची वो सोची लॉ की पढ़ाई करने। किसकी पढ़ाई? लॉ की पढ़ाई। लॉ क्या होता है पता है ना? वकील बनता है। वकील बनेगा। और वकील बनने के लिए क्या डेट याद है किसी को? 4 सितंबर 1888 में लंदन गया। 4 सितंबर 1888 की बात। और ये चल कहाँ गए? लंदन इंग्लैंड। कौन से कॉलेज में? किस कॉलेज में? इनर टेम्पल। क्या बोले? कौन से कॉलेज में? इनर टेम्पल कॉलेज। जब ये 4 सितंबर 1888 को इनर टेम्पल कॉलेज जा रहे थे, तब ऐसी स्थिति में इसकी मम्मी 2-3 तो शर्त रख दी। किसकी मम्मी? गांधी जी की। मम्मी कौन थी? गांधी जी की माता कौन थी? पुतली बाई। कंडीशन पता है किसी को क्या क्या रखा था? 3 कंडीशन रखा था, ज्यादा नहीं था, मात्र 3 शर्त था। शराब, शबाब और मांस। ये 3 कंडीशन रखा गया था गांधी जी के ऊपर। लंदन तो भेज देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन 3 शर्त मानना है। 3 शर्त में मानना यह है कि सबसे पहले शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा। किसको हाथ नहीं लगाएगा? किसको हाथ नहीं लगाएगा? सबसे पहले शराब को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि विदेश में बहुत ज्यादा शराब पी जाती है और गांधी को जाता है, वो भी क्या करेगा? शराब पीना प्रारंभ कर देगा। तो बोला ठीक है नहीं पियेंगे। शराब तो कट गया। दूसरी बात आई मांस की। तो शुरू से बोले बचपन से ये दूध दही जो नहीं खाया, क्या वो मांस कभी खाएगा? वो कभी मांस नहीं खाएगा। ये शुद्ध शाकाहारी था, बिल्कुल किसी को छूता तक नहीं था। और जो छूता था राहुल की तरह सिर्फ कोलकाता में जाके खाएगा, वापस आके खाएगा, सबके सामने नहीं खाएगा। चलता क्लियर है? तो गांधी कभी भी मांस नहीं खाता था। बात आता है शबाब के। शबाब में समझता क्या होता है? मूवी वगैरह में दिखाता है ये चीजें। लड़की अच्छा से बोले तो लड़की। इनसे दूर रहना बेटा। अगर लंदन जाना है वाकई 4 सितंबर 1888 में और पढ़ना है इंटर टेम्पल कॉलेज में, और वो भी लॉ की पढ़ाई, तो इन 3 चीजों से दूर रहना। अगर इन 3 चीजों के चक्कर में आएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये 3 चीज के चक्कर में आएगा तो जिंदगी बेकार है। तो ऐसा है कि स्टेटस वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो फिर रह के क्या करेंगे? सुना है? अभी मानता है सर। अरे सबको मानता है, बस तुम लोग की तरह जो वो नहीं मानता है खाली, बाकी सबको मान लेता है। अभी 10 मिनट क्या होता है? तो इस तरह से असर होने का रीजन था इसका, यहीं से सत्य का प्रारंभ स्टार्ट हो चुका था। कब से? 1888 से। जब ये लंदन पहुंचे 4 सितंबर को, कौन से कॉलेज में? इंटर टेम्पल कॉलेज में। और इंटर टेम्पल कॉलेज जब पहुंचा तब यहाँ से इसकी कंडीशन स्टार्ट हुई। और जब यहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने 3 वर्ष की आयु में, मतलब 3 वर्ष बाद, कब? 88, 89, 91, 3 साल में अपनी लॉ की पढ़ाई करके ये वापस आ गए भारत। कहाँ गए? वापस भारत वापस आ गए। कब?
1891 में। ये क्वेश्चन काउंट करके रखना कि कितना बार वापस आता है। कोई बता सकता है अभी तुरंत कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितनी बार वापस आए थे भारत? 2 बार। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कितनी बार भारत वापस आए थे? 91 में आया, उसके बाद 91 में तो लंदन से वापस आया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, ये लंदन से वापस आ रहा है अपनी लॉ की पढ़ाई को पूरा करके 3 वर्ष की आयु में 88 में गया था, 91 में भारत वापस आया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आ रहा है? 2 बार। 3 बार। कितने बार? 3 बार। पिछले जेपीएससी का क्वेश्चन है ये, खास करके आपके लिए था ये प्रीतम। ये पिछले जेपीएससी का क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितनी बार वापस आए थे। तो कुल मिला के कितनी बार वापस आए थे? 3 बार आए थे। पढ़ने क्या गए थे वहां पे? कानूनी पढ़ाई, या उसी को क्या बोलते हैं, लॉ या वकील, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग कानूनी पढ़ाई। क्या बोलते हैं इसको? कानूनी पढ़ाई करने के लिए गए थे। कहाँ? लंदन। कब? 4 सितंबर 1888 को। वापस कब आ गए? 1891 में। 1891 में आने के बाद यहाँ पे अपनी वकालत इन्होंने स्टार्ट कर दी। यहाँ पे क्या कर दी? वकालत प्रारंभ कर दी। लेकिन वकालत इसका यहाँ पे कुछ चला नहीं, वकालत कुछ चला नहीं। और वकालत चलने का रीजन नहीं था कि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पाया था, सिर्फ इनकी स्टडी हुई थी, एक्सपीरियंस इनके पास कुछ भी नहीं था। और सबसे खराब हैंडराइटिंग अगर पूरे इंडिया में होता है वो गांधी जी का है। अरे ना वो बोल रहे थे हाथ का लिखावट सबसे खराब अगर है वो पूरे इंडिया में तो किसकी है? वो सिर्फ गांधी जी की है। अगर गांधी जी की ओरिजिनल राइटिंग देखनी हो तो कोई एक अंडर 10th में गांधी जी की पोयम है, उस बुक में दिया हुआ है इसका लेटर, जिन्हों को पेपर में लिखने के लिए दिया था। तो कुछ दिन तक उस पोयम को लिख के अपना पेट का भरण पोषण पालन किया था अपने बीवी बच्चा का, लेकिन उसमें गाड़ी चलने वाला था नहीं। इसी टाइम पे गांधी जी के बाबूजी के एक दोस्त थे, नाम थे दादा अब्दुल्ला। नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। और इस दादा अब्दुल्ला का कुछ केस चल रहा था, वो केस चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और जब दक्षिण अफ्रीका में वो केस चल रहा था तो इस केस को जीतने के लिए इनको एक वकील की आवश्यकता थी। किनकी? एक वकील की आवश्यकता थी, वैसा वकील जो वकील हिंदी बोल सके। क्या बोल सके? हिंदी, गुजराती, और साथ में दक्षिण अफ्रीका में केस चल रहा है इसीलिए वो इंग्लिश भी बोल सके। ऐसे कंडीशन पे सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा था, और वो था कौन? वो था कौन? गांधी। तो गांधी की यहाँ पे भाई वैसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि जो भी धंधा पानी स्टार्ट किया था वो सही रूप से चल नहीं रहा था। तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, कितने वर्ष? 1 साल एग्रीमेंट, 1 वर्ष के लिए दादा अब्दुल्ला के साथ चले गए ये दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। कोई बताएगा वो जो पानी वाली नाव थी, पानी वाली जो जहाज थी, वो जहाज का नाम क्या है? किस जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी? एस नाडेर। SS नाडेर। SS नाडरे या नाडेर। SS नाडेर या SS नाडरे से गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट से दादा अब्दुल्ला के कहने पे। और जब दादा अब्दुल्ला के कहने पर ये केस गया, और केस लड़ने के लिए जब गए ये कोर्ट ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? न्यायाधीश नहीं, कोर्ट ही बोलते हैं ना उसको, जहाँ पे केस वगैरह लड़ा जाता है। कोर्ट कचहरी। दिन के लिए गए थे वहाँ 1 वर्ष के लिए। जब 1 वर्ष के लिए कोर्ट में गए थे, ये थे शुद्ध गुजराती, और शुद्ध गुजराती का आदत होता है पंजाबी की तरह पगड़ी पहनना। क्या पहनना? पगड़ी। ये कोर्ट चल गए थे क्या पहन के? पगड़ी पहन के। और जब पगड़ी पहन के गया था, इसका भारी भद्दा मजाक उड़ाया था वहां पे। क्या क्या था? भद्दा मजाक बनाया गया था भरी कोर्ट में। और उस भद्दे कोर्ट में से मजाक बनाने का गांधी बहुत अच्छा सिला दिया था, उन लोगों को लिया भी था। तो सबसे पहले जो इस कोर्ट का जज था, वो जज बोला इनको कि ये पगड़ी उतार दो। क्या कर दो? ये पगड़ी उतार दो। लेकिन ये गांधी रहे सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र का कहानी सुन के बड़ा हुआ है, सरवन हमेशा मैया की कहानी सुनाते रहते थे, वही सब सुन के बड़ा हुआ है। शिवाजी की तरह तो था नहीं कि निकाल तलवार और गल्ला काट ले। यहाँ के जो वकील थे, वकील भी इनको बहुत बोला उतार दो, लेकिन किसी का ये ना सुना। और ना सुनने के बाद में कोर्ट पे खड़ा होने के बाद एक ही बात आता था सामने हमेशा, क्या? सत्य।
जो सत्य होगा वही विजय होगा, वही जीतेगा। कोर्ट के अंदर कोई झूठ कोई दलील चलने वाला नहीं है। गांधी जी का बस एक ही क्वेश्चन था, इन सारे दलील का बस हमें एक ही प्रूफ चाहिए कि वकालत के वैसे कौन से बुक्स पे, कौन से बुक पे लिखा हुआ है कि पगड़ी पहन के हम वकालत नहीं कर सकते हैं। वो क्या होना चाहिए, वो लिखा हुआ होना चाहिए, वो लॉ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो हम पगड़ी अपनी उतार देंगे। क्या ऐसा कोई बुक में मिलेगा लिखा हुआ? कहीं भी कहीं नहीं मिला। और जब कहीं नहीं मिला तो ये पूरी कोर्ट और पूरे 1 वर्ष तक जितना दिन वाला उतना दिन ये पगड़ी पहन के, और जितनी पूरी केस लड़ी वो केस पहन के, पगड़ी पहन के वापस केस लड़ते रहो। अंतिम क्षण तक ये हो कि ये जो गांधी जी केस लड़ रहे थे, ये गांधी जी केस जीत गए। गांधी जी क्या हो गए, केस जीत गए। ये पूरा का पूरा 88 के बाद और वहां तक जाने की कहानी रही थी इसकी। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब 7 जून 1893 हाँ, अब डेट दे देते हैं। ये केस कब हुआ था? 7 जून 1893। 7 जून 1893। बात करें केस के जाने के बाद ये कौन से स्टेशन पे उतरे थे दक्षिण अफ्रीका में? विक्टोरिया स्टेशन जाना था ना। दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पे उतरा था? प्रिटोरिया। लेकिन वहां जाने से पहले कुछ पर फेंक दिया। हाँ, वहां जाने से पहले ही फेंक दिया। तब इसकी कहानी सुन ले। इसको एक्चुअल में जाना कहाँ था? प्रिटोरिया। और जो ये प्रिटोरिया जाना था, इसको जाना था डरबन से। कहाँ से? डरबन जगह का नाम है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो डरबन से जाना कहाँ था? प्रिटोरिया। मस्त एसी क्लास का, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठा था। लेकिन जो वकालत करने के बाद जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे डरबन से, तो डरबन जाते समय ट्रेन में से एसी बोगी से निकाल को गांधी को फेंक दिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। क्या कह के? ये काला है, ये क्या है? रंग भेद भाव देखने को मिला था। किसको? गांधी को। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी का रंग काला होने के कारण गांधी जी को ट्रेन में बैठने नहीं दिया था। और जब ट्रेन में बैठने नहीं दिया, इन्होंने अपनी पहली सत्याग्रह, कौन सी अपनी पहली सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। यहीं से रेलवे स्टेशन पे अपना बोरिया बिस्तरा लेके बैठ गया कि हम जाएंगे तो एसी बोगी में ही जाएंगे, अन्यथा हम जाएंगे नहीं। अंतिम कंडीशन बात यह हुआ कि ये आरआरबी रेलवे स्टेशन और सबको मिलके गांधी जी के लिए उस ट्रेन में, कहाँ पे? रेल गाड़ी में स्पेशल डब्बा लगाना पड़ा, सिर्फ जिसमें गांधी जी गए थे। सोच सकता है कि एक टिकट लो और पूरा का पूरा बोगी बुक कर लो, लेकिन बात सिर्फ ये होना चाहिए, हमेशा वो सत्य होना चाहिए। बात क्या होना चाहिए? हमेशा सत्य होना चाहिए। अगर सत्य की बात हो तो सत्य पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही रीजन गांधी ने क्या था कि अपनी पूरी जिंदगी इसी बात पे ये अड़े रख, सत्य सत्य सत्य, हमेशा यहाँ से नहीं बढ़ते। ठीक उसी तरह से यहाँ जिस तरह से कोर्ट में अपनी पगड़ी बिल्कुल ही नहीं उतारी, क्योंकि ये जो इनकी पगड़ी होती है गुजराती और पंजाबी की शान होती है। किसकी? गुजराती और पंजाबी किसकी पगड़ी अपनी शान होती थी। ये बात था 51 तक, 93 तक। बात करें अगर इससे आगे 94 की, जब ये सारी चीजें हो रहा था और जितना भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका में थे, जिनको बोलते हैं प्रवासी मजदूर, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। कब मनाते हैं प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को। बात ये कब की थी? 93 की। बात आ गई 94 की। बात कब की आ गई? 94 की। जो दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय थे। प्रवासी भारतीय। इस टाइम पे शासन किसका था? अंग्रेज का। शासन किसका था इस टाइम पे? अंग्रेज का। अंग्रेज का। और ये जो अंग्रेज थे इन प्रवासी भारतीयों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। क्या कह रहे थे? काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। और इस अत्याचार को देखते हुए जो भी प्रवासी भारतीय दक्षिण अफ्रीका में थे, वो इन चीजों पर, अगर हम लोगों को कोई अब सॉल्यूशन दिला सकता है, कोई हम लोग का निवारण बन सकता है, वो एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति है गांधी।
वो एक व्यक्ति कौन है? गांधी, जो कि सत्य की राह पे चलेगा। तो 1894 ईस्वी में जो भी प्रवासी भारतीय थे वो प्रवासी भारतीय पहुंचते हैं गांधी पास। किनके पास? गांधी के पास। कौन? प्रवासी भारतीय। और ये जब प्रवासी भारतीय गांधी के पास पहुंचे तब गांधी के पास आके बताते हैं कि हम लोगों के ऊपर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के ऊपर से काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है और इनका कोई निवारण चाहिए और इनका निवारण सिर्फ अब आप दिला सकते हैं, बाकी इसका निवारण कोई और दिला नहीं सकता है। तो इसी चीज को जानने के लिए अच्छे से इन्होंने यहाँ पे नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। क्या कर दी? नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब? 1894 में। 1894 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में। किसकी स्थापना कर दी? नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। जब नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी, इस नाटाल कांग्रेस की स्थापना के द्वारा गांधी जाते हैं मिलने लंदन क्वीन से, लंदन की महारानी से। उस टाइम पे महारानी कौन है? एलिजाबेथ है, विक्टोरिया कि विक्टोरिया है? विक्टोरिया इस टाइम पे। लंदन की महारानी कौन है? विक्टोरिया। विक्टोरिया से जब मिलने जाता है गांधी और गांधी इन सारी बातों को बताता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो भी प्रवासी भारतीय हैं उन प्रवासी भारतीयों पे काफी ज्यादा शासन के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इस अत्याचार को रोका जाए, जिस अत्याचार को उस टाइम पे कहते थे अध्यादेश। क्या कहते थे? अध्यादेश। इस अध्यादेश को रोका जाए। तो महारानी जो थी विक्टोरिया वो इन अध्यादेशों पे कुछ रुकी नहीं, कुछ सुनी नहीं। उन्होंने बोला जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो मेरे कहने पे हो रहा है, जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। तो इस तरह से ये बात कुछ जमी नहीं। वापस यहाँ से गांधी आ जाते हैं 14 अगस्त 1896 को। कब? 14 अगस्त 1896 को गांधी वापस आते हैं भारत। कहाँ आएंगे? भारत। और इस टाइम पे भारत पे शासन किसका है? भारत पे शासन किसका है? 1896 ईस्वी को अंग्रेज का। पूरे जगह तो अंग्रेज ही फैला हुआ है। शासन किसका है? अंग्रेज का। और भारत आने के बाद 14 अगस्त 1896 ईस्वी में यहाँ पे एक पम्पलेट जारी करता है। पम्पलेट होता है ग्रीन, ग्रीन पैम्पलेट जारी करता है। और ग्रीन पैम्पलेट पे लिखा हुआ होता है अप्रवासी भारतीय के ऊपर दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से अध्यादेश जारी करके उनका शोषण किया जा रहा है। और उनके शोषण के बारे में ये सारी बातें गांधी लिख देता है और सारे लिख के पूरे भारत में उस पर्चे को बंटवा देता है। कहाँ पे बंटवा देता है? पूरे भारत में उस पर्चे को जब बंटवा देता है तो बंटवाने के बाद ये सारी बातें पता चल जाती है विक्टोरिया को। किसको? विक्टोरिया को ये सारी बातें पता हो जाता है गांधी ये कांड कर चुका है भारत में। और सबसे पहले 94 में कहाँ पे? नाटाल कांग्रेस की स्थापना करके विक्टोरिया से मिल चुकी है दक्षिण अफ्रीका से। दोनों में कहीं भी बात बनी नहीं गांधी की। जब दोनों में कहीं बात बनी नहीं तो वापस ये 30 नवंबर 1896 को। कब? 30 नवंबर 1896 को दक्षिण अफ्रीका फिर से जाते गांधी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और इस बार जो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे ये अकेले नहीं जाएंगे। जा कैसे रहे? बीवी बच्चे के साथ। बीवी बच्चों के साथ। पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। पुत्र कौन है इस टाइम पे? पुत्र कौन है? हरीलाल और मनीलाल। इन दोनों को लेके जाते हैं। किसको किसको? हरीलाल, मनीलाल, कस्तूरबा गांधी और 800 मजदूर। किनको? 800 मजदूर। इन सबको लेके जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। और जैसे दक्षिण अफ्रीका के तट पर पहुंचते हैं वहां के जो स्थानीय निवासी होता है, स्थानीय निवासी, इनके द्वारा गांधी के ऊपर जबरदस्त का हमला किया जाता है। और हमला करके पुष्ट मार मारता है सबको। हरिद्वार, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं 10 गर्दा मार, वही मार मारता है यहाँ पे। किसको किसको?
गांधी को, गांधी के साथ 800 आए हुए मजदूर को, गांधी के पुत्र को और गांधी की पत्नी को, सबको मारता है। बाद में ये कहानी आगे जाता है, बाद में ये केस बन जाता है क्योंकि विवाद हो चुका है और बहुत लंबा चौड़ा विवाद हो चुका था। वैसे कंडीशन पे जब पुलिस आती है इनके पास में, तो पुलिस आने के बाद गांधी के सामने जितना भी स्थानीय निवासी था उन सबको लाके खड़ा करता है, पहचानिए इनमें से कौन है। बोला कोई नहीं है। क्या बोल दिया? कोई नहीं है इनमें से। कहानी हो गया खत्म, केस हो गया रफा दफा सफा। क्योंकि बात वही आ जाती है, एक गाल पे मारो दूसरा गाल क्या कर दो, आगे कर दो। गांधी इस नीति के थे, ऐसा नहीं थे सुभाष चंद्र बोस के तरह एक मारे दो मारो। ये क्या थे, एक गाल में मारे दूसरा गाल भी क्या कर दो, आगे कर दो। ये बात कब की है? 30 नवंबर 1896 की, 30 नवंबर 1896 की। तो इस तरह से कहानी आगे चलते रहा। और ये पहुंचे कब थे? ये तो बात था उस टाइम, लेकिन ये पहुंचे कब थे? ये फाइनली जो सब बात हो रहा था, ये बात हो रहा था जनवरी था ना, 30 जनवरी 13 जनवरी 13 जनवरी 1897 को ये पहुंचे थे। ये इस टाइम पे निकले थे, ध्यान रखना यहाँ से। 30 नवंबर 1896 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। क्या हुए थे? रवाना हुए थे। लेकिन पहुंचे कब थे? 13 जनवरी 1897 ईस्वी को पहुंच चुके थे। कहाँ? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। और जहाज कौन सा था ये? एसएस कोटलैंड, एसएस नागरी, एसएस कोटले। कौन सा था? एसएस कोटले। पढ़ा हुआ है तो याद नहीं रहेगा। कोटलैंड है, कोटलैंड। सब लोग जहाज से गए थे, एसएस कोटलैंड के जहाज से गए थे। बात आती है धीरे धीरे इस तरह से कुछ हुआ नहीं, और जब हुआ नहीं तो 1899 की बात कब आ जाती है? 1899। ये जो मारपीट हुआ था ना, तो इस मारपीट के लिए पहले ये रेडी हो चुका था। और 1899 में इन्होंने यहाँ पे इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना कर दी थी। इंडियन एम्बुलेंस का स्पेलिंग क्या होता है? INDIAN। INDIAN। इंडियन में नहीं होगा। एम्बुलेंस की स्थापना पूछ रहे हैं। तो 1899 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना कर दी। क्या कर दी? इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना कर दी। और इस इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना के तहत जो भी अंग्रेज या दक्षिण अफ्रीका के वासी बीमार पड़ते थे या कोई युद्ध वार होता था, क्या युद्ध हुआ था ना 1899 में। हाँ, तो वही तो भी होगा। यहाँ पे फिर क्या हुआ? एंग्लो युद्ध। इस एंग्लो युद्ध में जो स्थानीय वासी या अंग्रेज की सेना या अंग्रेज की सेना कर्मी जो घायल होते थे उनको पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। क्या? इंडियन एम्बुलेंस की प्रयोग किसका किया जाता था? इंडियन एम्बुलेंस का। और इन सारी चीजों को देख के अंग्रेज बेचारे को तरस आने लगा था। किसको? अंग्रेज को तरस आने लगा था। और जब तरस आने लगा था तो अंग्रेज कुछ दिया तो नहीं, लेकिन गांधी को यहाँ पे एक उपाधि जरूर दी थी। इस उपाधि का नाम कौन बताएगा? अंग्रेज के द्वारा गांधी जी को सबसे पहले कौन सी उपाधि से संबोधित किया गया था? कोई बताएगा? अंग्रेज के द्वारा दिया हुआ गांधी को सबसे पहली उपाधि कौन सी है? केसर ए हिंद। क्या है? केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद की उपाधि से संबोधित किया गया था इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना करने के बाद 1899 में। ये ज्यादा दिन तक रखेगा नहीं, जब भारत आएगा भारत में आने के साथ ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा कि ये उपाधि को वापस कर देगा। तो बात आता है धीरे धीरे यहाँ से आगे 1901। बात कहाँ था? धीरे धीरे 1901। और 1901 में फिर से वापस आएंगे भारत। कहाँ आएंगे? वापस भारत। 1901 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कलकत्ता। तो भारत जो आया था वो आया था अधिवेशन में। किसमें आया था? अधिवेशन में। और ये अधिवेशन हो कहाँ रहा था? कोलकाता में। कोलकाता में। कहाँ पे?
कथा में, और इसी कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में 1901 में गांधी सबसे पहली बार हिस्सा लेगा। कब लेगा? सबसे पहली बार हिस्सा लेगा या भाग लेगा। और इस भाग में लेने का जैसा उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, जो अध्यादेश जारी कर दिया जा रहा था, उन सारी बातों को रखना और उन चीजों को सरकार तक पहुंचाने के लिए गांधी यहाँ आए थे। लेकिन जब यहाँ गांधी आए थे, यहाँ पे देखा कि ये जो कांग्रेसी है अधिवेशन में खुद आपस में लड़ रहा है, खुद क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में गांधी यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं, आया, बैठा, सुना और चल गया। तब यहीं पे इनको मिले थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और कौन मिले थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ये दो व्यक्ति मिले थे और इन दो व्यक्ति में से गांधी से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ही वो व्यक्ति जो आगे चल के गांधी का राजनीतिक गुरु बनेगा। क्या बनेगा? राजनीतिक गुरु। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी को इसी टाइम बताया था अगर वाकई चाहते हो कि भारतीयों के ऊपर अत्याचार ना हो अंग्रेज के द्वारा, भारत को आजादी मिलनी चाहिए, तो भारत को आजादी देने के लिए भारत भ्रमण करो। क्या करो? भारत भ्रमण करो। और भारत भ्रमण अगर करोगे तब एक्चुअल में पता चलेगा कि किस राज्य में, किस स्थान पे, किस गांव में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें गोपाल कृष्ण गोखले 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी को कह चुके थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ सुना नहीं और वापस यहाँ से चल गए फिर से 1902 में। कहा? दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी का बस काम ही था भारत से अफ्रीका और अफ्रीका से भारत, इससे ज्यादा इसको कोई काम नहीं था। जब यहाँ से वो 1902 में दक्षिण अफ्रीका चले गए तब वहां पे क्या किया? ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी। क्या कर दी? ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन की स्थापना कहाँ पे? कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और ये था क्या? कोई बताएगा ये था क्या? ये ट्रांसवाल जो था, इस ट्रांसवाल के ऊपर इन्होंने अपने कानून, अपना शर्त बनाना लागू किया था और यहीं से स्वराज की मांग का नींव डाला गया था। किसकी मांग? स्वराज की मांग। स्वराज का मतलब समझ में आता क्या होता है? अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य या स्वयं का राज्य, या स्वयं का राज्य। यहीं से ये नींव डाला गया था। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से 1902 में। जो आजादी कब मिली थी? आजादी कब मिला था? 1947 में। तो कुल मिला के 45 साल लग गया देश को आजाद करने में। कब से? 1902 से लेके 1947 तक की कहानी थी। ये 1902 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन की जैसे ही स्थापना की थी, यहीं से निकला गया था स्वराज की मांग का। तो पूर्ण रूप से ये खुल के नहीं मांग रहा था हमें स्वराज चाहिए, बस कुछ कुछ गांधी उंगली करते रहते थे बीच बीच में, जो कि अंग्रेज को पसंद नहीं पड़ता था और ये हमेशा यही करते थे। कभी खुल के सामने ही नहीं आया गांधी हमको देश की आजाद करवाना है, हमको स्वराज चाहिए, हमको अपना शासन, अपना देश वापस चाहिए। यही रीजन है कि हम पर्सनली गांधी को पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है 1902 के बाद। और इसमें दो तीन बात और आता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कौन कौन थे पता है? कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नाम सुना है? कौन थे ये तीनों? ये तीनों थे क्रांतिकारी। ये तीनों क्या थे? क्रांतिकारी। और इन क्रांतिकारियों को अगर हत्या करवाया या कोई फांसी दिलवाया तो भारत में सिर्फ एक ही एकलौता व्यक्ति और वो है गांधी। अगर गांधी चाह लेता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो वो बचा सकता था। क्या कर रहा? सेल्फी ले रहा है। अगर गांधी चाहता तो किसको बचा सकता था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वो
बचा सकता था, लेकिन ऐसा वो कभी नहीं किया। वो चाहता था कि ये लोग मर जाए। मर क्यों जाए? जब कांग्रेस बटा था, कांग्रेस क्या हुआ था? जब बटा था कांग्रेस कितने दल में बटा था? कौन कौन सा? एक नरम दल और एक गरम दल। यही रीजन था कि ये जो क्रांतिकारी थे ये थे गरम दल से। ये कहां से थे? गरम दल से। और ये जो नरम दल थे इसमें कौन सब थे? इसमें सब थे बुड्ढा सब जो 40+ थे, और क्रांतिकारी में सब वो थे जो 20+ थे। तो 20+ वाला जो होता था उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होना था। उनको पता था कि अगर देश को आजाद करना है तो एक के बदले 4 को मारना पड़ेगा, तब भी आजादी मिल सकती है। गांधी चाहता था एक के बदले 2 ले जाओ। गांधी क्या चाहता था? एक के बदले 2 ले जाओ, बस आजादी दे दो। तो आजादी मांगने से नहीं मिलती है, आजादी हमेशा छीनने से मिलती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आजादी मांगने से नहीं मिलती है, आजादी छीनने से मिलती है। तो वही हुआ था जब ये कांग्रेस दल 2 दल में बटा था, एक नरम दल एक गरम दल। इसी गरम दल से थे ये तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इन तीनों को जब फांसी दे रहा था इस टाइम पे गांधी मस्ती से अपने कमरे में सो रहा था, जबकि ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। इसको वही करना चाहिए जो पूरे जेल से बाहर आके किया था, करो या मरो का नारा दो। अगर ऐसा कंडीशन रहता तो ये क्या होता? आजाद होता। और ये ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया की जब स्थापना की 1902 में, तब इसके बाद ये बातें समझ में आई कि अब ऐसे आजादी मिलने वाली नहीं है। अगर वाकई स्वराज चाहिए तो स्वराज के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, और अगर आवाज उठाना तो खुल के सामने आना पड़ेगा, वैसे स्वराज मिल नहीं सकता है। तो बात आ गई यहाँ से थोड़ा सा आगे, और बात आई जून 1903। कब? जून 1903, जिसमें गांधी ने अपना साप्ताहिक पत्रिका जारी कर दी। साप्ताहिक पत्रिका जारी किया। ये एक सप्ताह में एक बार आता था। कितने भाषा में आता था? ये 4 भाषा में आता था। हिंदी, गुजराती, हिंदी गुजराती, और एक कौन था? इंग्लिश, मलयालम। मलयालम में तेलुगु है? तेलुगु है, मलयालम है, मलयालम है। केरल का भाषा मलयालम है। तेलुगु होगा। क्या रे? तेलुगु एक मलयालम है? मलयालम नहीं है। मलयालम नहीं होगा, तेलुगु ही होगा। तेलुगु है पक्का ना? गलती नहीं करना ना। तेलुगु। ये 4 भाषा में इसकी साप्ताहिक पत्रिका आती थी, और इस 4 भाषा में जब साप्ताहिक पत्रिका आती थी तो इसी में थोड़ा थोड़ा स्वराज का मांग दिया हुआ होता था। तो खुल के अभी भी नहीं दे रहा है। ट्रांसब्रिटिश इंडियन की स्थापना कर दी है, स्वराज की मांग कर रहा है, लेकिन खुल के अभी भी ये मांग नहीं रहा, बस हल्का हल्का इशारा कर रहा है, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो बात ऐसी जगह पे फिर से 6 जून 1903 की, ये शुरू जून और 3 दिन जस्ट बाद, कब? 6 जून 1903 की यहाँ पे फिर से एक चीजों की स्थापना करेगी, जो करेगी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, OPIEINE, इंडियन ओपिनियन की स्थापना कर देगी। और इस इंडियन ओपिनियन की स्थापना के आधार पे जितना भी दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय मजदूर हैं उनकी सहायता करेगा ये पर्सनली रूप से। किसके तहत में? इंडियन ओपिनियन की सहायता से। किसकी सहायता से? इंडियन ओपिनियन की सहायता से। जो भी उसका दिक्कत होता था, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती थी, वो सारे प्रॉब्लम को लेके पहुंचता था इंडियन ओपिनियन में, और इंडियन ओपिनियन में उस गांधी को देखता था उसका प्रॉब्लम क्या, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो उन चीजों को गांधी वहां से सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से 6 जून 1903 इंडियन ओपिनियन के तहत। बात आया धीरे धीरे आगे 1904। बात कहां आगे धीरे धीरे? 1904। जॉन स्किन की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम कोई बताएगा? जॉन, तो बोलेगा सर स्किन का स्पेलिंग सही। अनूरी लास्ट। इस अनूरी लास्ट ये जॉन स्किन की 1904 में पुस्तक लिखी गई थी, और उस पुस्तक से गांधी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। कौन प्रभावित हुए थे? और इसी बुक को पढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ पे फिर से एक नई चीज की स्थापना कर दी, जिसको कहते हैं फिनिक्स।
इसको क्या कहते हैं? फिनिक्स। फिनिक्स फर्म की स्थापना कर दी। और ये जब इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना कर दी तो यहाँ पे दो सुविधा थी। दो सुविधा क्या थी? पहला, कोई बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। कोई बच्चा क्या कर सकता है? यहाँ पे पढ़ सकता है। और पढ़ने के साथ साथ में उस बच्चे को यहाँ पे रोजगार भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा, उसको काम सिखाया जाएगा। और यही पद्धति चलती है चीन और जर्मन में। कहाँ? चीन और जर्मन में। चीन में भी छोटे से ही मतलब क्लास 6 से पढ़ाई के साथ साथ उसको काम भी देना स्टार्ट कर देता है। यही रीजन है कि चीन और जर्मन इन सारी चीजों में, इलेक्ट्रिकल चीज में खास करके सबसे आगे है। किसमें? इलेक्ट्रिकल चीज में। तो फिनिक्स फर्म 1903। तो कब? 1904 में क्या कर दी? फिनिक्स फर्म की स्थापना कर दी। किन्होंने? गांधी ने। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो स्पेशल क्या किया था, वो किया गया था भारतीयों के लिए। किसके लिए? स्पेशल भारतीय के लिए। जो भारतीय और प्रवासी मजदूर है, जो बच्चे लोग हैं, वो वहां पे आके स्पेशल पढ़ सकता है और रोजगार सीख सकते हैं। जो भी वहां पे काम सिखाया जाएगा उस काम को उसको सीखना है। और इस तरह से धीरे धीरे बात आ गई। और बात आ गई 1906। बात कहाँ आ गई? 1906। और 1906 में वापस दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? वापस फिर से दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने करेगा इंडियन स्ट्रेचर की स्थापना। किसके? इंडियन स्ट्रेचर। इंडियन स्ट्रेचर की स्थापना। स्ट्रेचर समझता क्या होता है? जिसमें मरीज को लेके जाया जाता है, रोगी को। मायागंज कभी गया है? टेम्पो से निकाल के चौकी के पे सुलाता है, लड़का के जो लेके जाता है, लड़का के लेके जाता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेचर। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। तो इंडियन स्ट्रेचर की स्थापना कर दी 1906 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और सबसे बड़ा काम गांधी ने ये कर दिया था। अभी तक जितना कर रहा था उतनी सारी बातों से गांधी सिर्फ ये चाहता था स्वराज मिले, मांग नहीं रहा था। जो भी शासन करता था, जो भी विक्टोरिया थी, महारानी थी, अंग्रेज थी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस स्ट्रेचर की स्थापना करने से अंग्रेजों के ऊपर में सीधा असर पड़ेगा। और 1906 में फिर से वापस गए गांधी लंदन। कहाँ गए? 1906 में। काहे के लिए? काहे के लिए? पढ़ाई के लिए। हैं? पता नहीं। विक्टोरिया से मिलने, बहुत सुंदर थी ना विक्टोरिया, बहुत दिन से मिला नहीं था इससे, तो कब मिलने चल गया? 1906 में लंदन गए। किससे मिलने के लिए? विक्टोरिया से मिलने के लिए। और विक्टोरिया से फिर से वही बात की कि क्या चाहिए हमको? वापस चाहिए, स्वराज चाहिए। फिर भी विक्टोरिया पे तैयार नहीं हुई। जब यहाँ से लंदन से वापस आने लगे, कौन? अभी विदेश मंत्री समझते हैं लोग कौन है? अभी का विदेश मंत्री कौन है वर्तमान टाइम में भारत का? भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में है। वर्तमान में एस जयशंकर है ना? पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर। क्या मतलब? तो भारत के विदेश मंत्री अभी एस जयशंकर। इसका कार्य क्या होता है, कोई बता सकता है? मतलब दूसरे देश का जो है ना, इसका कार्य कोई बता सकता है अच्छा से? विदेश मंत्री का कार्य क्या होता है? विदेश मंत्री क्यों बनाया जाता है? रीजन क्या है इसको बनाने का? अपना देश है, अपने देश में मंत्री को रखे, अपने देश में वृद्धि करे, विकास करे, अपना घटोला करे, अपना खाए। विदेश भेजने का क्या आवश्यकता है? कार्य क्या है इसका? बताएंगे क्या? बोलो। विदेश मंत्री का सबसे पहला कार्य यही होता है कि उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, जितना भी ट्रेड वगैरह होता है, वो सब देखता है। विदेशी शक्ति और विदेशी व्यापार। चलो तो हुआ विदेशी शक्ति और विदेशी व्यापार। और कुछ? और दूसरा होता है सर, जैसे कि इंडिया में, जैसे इंडिया अमेरिका से रिलेशन अच्छा है, तो अमेरिका में जो भी इंडिया के लिए मतलब चलेगा, मतलब कोई भी फंक्शंस होता है इंडिया के रिलेटेड, तो वहाँ जयशंकर जाएगा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये तो इसका मतलब था, ये जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री का मतलब सबसे पहले था जो भी विदेशी शक्ति होती है,
क्या होती है? विदेशी शक्ति होती है। अगर कोई विदेशी शक्ति किसी अदर देश पे आक्रमण करना चाहे तो उनका पता लगाना, उस पता लगाए हुए बात को इंडिया सरकार को बताना या भारतीय सरकार को बताना। जो भी विदेशी व्यापार है, अगर मार्केट कुछ सस्ता या महंगा हो रहा है तो उन बारे में इंफॉर्मेशन देना। जो भी खुफिया जानकारी एक देश से दूसरे देश को मिलता है, उन सारी चीजों को पता लगाना। जो भी एक देश का व्यक्ति होता है, अगर कोई वो दूसरे विदेश में जाता है तो उनकी सुरक्षा करना। अगर कोई भारतीय और कोई भारतीय पासपोर्ट वीजा लेके यहाँ से अमेरिका चल जाए और अमेरिका जाने के बाद आपातकालीन स्थिति उसकी पासपोर्ट गुम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, वो दिए हुए टाइम से वापस ना आ सके, तो वैसे कंडीशन में उन भारतीयों की सहायता करने का जो काम करता है वो काम कौन करता है? विदेश मंत्री। तो ठीक इसी तरह से यहाँ से कुछ काम होता है। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में स्टेशन की स्थापना कर दी। स्टेशन की स्थापना करने से कुछ बात बनी नहीं, वापस 1906 में लंदन चल गए। किससे मिलने? विक्टोरिया से। विक्टोरिया भी कुछ माने नहीं, अब तो कुछ काम ही नहीं बन रहा, सब गड़बड़ हो रहा है। तब यहाँ से वापस टाइम, कब? जब वापस हो रहे थे तब ये मिलते हुए आएंगे। जो भारत के विदेश मंत्री थे इनको कहते थे इंडियन हाउस। क्या कहते थे? इंडियन हाउस। तो इन इंडियन हाउस में गया, इंडियन हाउस में जाके गांधी सारी बात को बताया कि इस तरह से दक्षिण अफ्रीका की भारतीयों की स्थिति है, ऐसा ऐसा कंडीशन है, ये कार्य हम कर चुके हैं और इस तरह से हमें स्वराज मिल सकता है और हमें इस तरह से स्वराज वापस मांगना चाहिए और हम मेरा हक है। मेरा क्या है? हक है। तो ये सारी बातें जाके काम कर दिया इंडियन हाउस में। और इंडियन हाउस वर्तमान के टाइम का विदेश मंत्री, वर्तमान के टाइम का विदेश मंत्री किसको? इंडियन हाउस को। तो इस तरह से कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ से भी ये साइलेंट रहा क्योंकि ये कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं था कि एक अकेला गांधी कर क्या सकता है। ये एक अकेला गांधी कुछ कर नहीं सकता है। बात आई 13 नवंबर की। बात कब आ गई? 13 नवंबर 1909। बात कब आई? 13 नवंबर 1909, जहां पे इन्होंने हिंद स्वराज, क्या लिखा? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की रचना कर दी। हिंद स्वराज की जो रचना की थी, ये कितने अध्याय का था? 20। ये 20 अध्याय का था हिंद स्वराज। और इस हिंद स्वराज में गांधी ने अपनी पूरी बातें लिख दी और पूरी बात लिखने के बाद इनको जारी कर दिया, पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद हर कोई जब इनको पढ़ने लगा तो सबसे ज्यादा असर इनका कांग्रेस पे पड़ा था। सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ा? इसका कांग्रेस के ऊपर पड़ा। और कांग्रेस फिर चाहने लगा कि बाकी अगर गांधी एक अकेला इतना कर सकता है और बाकी अब कांग्रेस इनका सपोर्ट हो जाए, क्रांतिकारी नेता जितना अगर वो सारा सपोर्ट हो जाए तो बाकी स्वराज मिल सकता है और भारत आजाद हो सकता है। तो बात आई धीरे धीरे आगे 1910। बात कहाँ गई? धीरे धीरे 1910। यहाँ पर किसकी स्थापना करेगा? 1910। वहां पे 1906 में स्थापना किया था ना, फिनिश फर्म की स्थापना कब किया था? 1906 में। यहाँ पे दो चीजें थी, क्या क्या? पढ़ाई और कार्य, सेम प्रोसेस। ये फिर से वापस एक जगह स्थापित करेगा जिसको बोलेंगे टॉलस्टॉय फर्म। टॉलस्टॉय फर्म। यहां भी ये दो सुविधा रहेगी, क्या क्या? पढ़ाई और दूसरा कार्य। यहां भी काम सिखाएगा और पढ़ाई सिखाएगा, ये दोनों सिखाना प्रारंभ करेगा कौन? गांधी। और इन दोनों बातों से अब यहां से बहुत ज्यादा असर होगा। जितना 1906 में इसकी वैल्यू नहीं हुई थी, 1910 में बहुत ज्यादा इनको मान्यता प्राप्त होगा, क्योंकि ये साथ साथ में स्वराज की मांग करने को सिखाएगा। और उस स्वराज की मांग को करने के लिए आवश्यक चीजें क्या? वो आवश्यक चीजें पूरा कहां से होगा? वो पूरा होगा कार्य करने से। वो आवश्यक चीजें पूरा कहां से होगा? कार्य करने से। वो दोनों चीजें बताएंगे हमें कैसे स्वराज लेना है और वो आवश्यक चीजें कैसे पूरा करना है, वो सारी चीजें सिखाएगा कौन? गांधी। और जब ये सारी बातें गांधी बताना यहाँ से प्रारंभ करेगा तो इस तरह से धीरे धीरे गांधी सारी बातों को अपने अधीन लेना स्टार्ट करेगा, सब चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहेगा और बात पहुंचेगा फिर धीरे धीरे 4 फरवरी 1916। कब? 4 फरवरी 1916। और जब 4 फरवरी 1916 पहुंचेगा तब गांधी जाएगा BHU। BHU का कोई फुल फॉर्म बताएगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
उद्घाटन में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जितना भी व्यक्ति था वो सब पहुंचा था, जितना नेता था वो पहुंचा था, जितना वरिष्ठ लोग थे वो पहुंचे थे, जितना स्टूडेंट था वो सबका सब पहुंचा था। कहाँ? BHU उद्घाटन में। और इस BHU के उद्घाटन में गांधी जी यहाँ पे देंगे भाषण। क्या देंगे गांधी जी? भाषण। कैसा भाषण हो सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कैसा भाषण देगा ये? गांधी को भी बुलाया गया था BHU के उद्घाटन में। ये भाषण देगा वही वाला, कौन वाला? सत्य और अहिंसा वाला, जो किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सत्य और अहिंसा के साथ साथ में इन्होंने बात की स्वराज की। बात किसकी कर दी? स्वराज की। अगर स्वराज चाहिए तो हमें क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ पे जो था कांग्रेस भी था, जितना भी भारत के वरिष्ठ नेता थे वो सब थे, क्रांतिकारी जितना नेता थे वो सब थे, जितना अच्छे सब स्टूडेंट्स थे वो सब थे। क्योंकि BHU सिर्फ वही होता है जो मेहनती होता है। खेलने कूदने में यहाँ का ग्राउंड भी नहीं देख सकता है, वो BHU जाएगा कैसे? जा वही सकता है जो बाकी मेहनत कर रहा है, बाकी मेहनत के बगैर वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो कोई बताया कि इस BHU की स्थापना किसने किया था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? कोई ना? मदन मोहन मालवीय। किसने स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका उद्घाटन स्थापना किया गया था। और उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन कौन था? महात्मा गांधी को तो बुलाया गया था उद्घाटन में भाषण देने के लिए। उद्घाटन करता विलियम है, रॉबर्ट की मौसी की, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, याद है? हाँ, वहीं पे आंसर है इसका। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय। उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग तृतीय। तो उद्घाटन करता थे लॉर्ड हार्डिंग तृतीय। स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। और भाषण देने किसको बुलाया था? गांधी को। भाषण देने किसको बुलाया था? गांधी को। कहाँ? BHU में। और गांधी भाषण क्या दे रहे थे? सत्य और अहिंसा के। और साथ में बात किसकी कर दी थी? स्वराज की। साथ में बात किसकी कर दी? स्वराज की। जब स्वराज की बात की, जो भी अच्छे सभी स्टूडेंट थे उनके दिमाग में ये चीजें सट गई। उनके दिमाग में क्या हुआ? ये चीजें बैठ गया। अगर वाकई हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना भारत आजाद चाहिए, तो हमें गांधी के साथ होना चाहिए। और गांधी के साथ होने के लिए इसी उद्घाटन के बाद यहाँ पे अवेलेबल थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका पूरा नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा नाम? इसमें और भी कुछ सटा हुआ है। पूरा बोलते हैं इसको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बोलते हैं इसको? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तब ये पूरा नाम होता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका आधा अधूरा नाम रहता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे इसको मिले थे, जिन्होंने इस गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। कहाँ पे? BHU में। किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला चक्कर में थोड़ा सा हवा ले लीजिएगा, न तो कट जाएगा फिर। यहाँ से धीरे धीरे आगे 1918 की बात। कब आगे? धीरे धीरे आगे 1918 की। और 1918 में करेंगे ये अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन। किसका? अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन करेगा, इस आंदोलन का कंडीशन ये था कि ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर था, इसी टाइम पीरियड में बात कब की है? 1918 की। इस 1918 में पूरे भारत में एक रोग फैला था, जिस तरह से अभी कोविड फैला हुआ है ना, उस टाइम पे कौन सा रोग फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। प्लेग किससे होता है? चूहा के काटने से होता है। और इस 1918 में जो प्लेग फैला था, बड़ा तगड़ा फैला था। क्या फैला था? प्लेग
रोग फैला हुआ था और ये जो मिल मजदूर आंदोलन हो रहा था, ये जो मिल मजदूर का, ये मिल का जो मालिक हुआ करता था, इन मालिक के द्वारा कहा गया था मजदूरों को कि प्लेग के लिए, किसके लिए, प्लेग के लिए अलग से इसको बोनस दिया जाएगा। क्या जाएगा? बोनस दिया जाएगा। अब काम करना है, ये कोरोना में कोई काम करने जा रहा है? स्कूल कॉलेज खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। दिन अब बोले कि नहीं, कोविड भी है ना, तो कोई बात नहीं, आप काम करने आइए, 100 के बदला आपको 200 देंगे। 100 के बदला कितना देंगे? 200 देंगे। अब लॉकडाउन टूट जाए, बोले नहीं 80 रुपया। अब क्या होगा? हंगामा होगा या नहीं होगा? थप्पड़ लगा देगा। उस टाइम पे इतना सा समझदार नहीं था ना गांधी की तरह, एक चटा दे दूसरा का लागे कर दे। तो प्लेग जो फैला हुआ था, इस प्लेग में से मिल मजदूर को बोला गया था बोनस देंगे, लेकिन बाद में इसको बोनस दिया नहीं गया। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर कर दिया हड़ताल। क्या मचा दिया यहाँ पे? हड़ताल। और जब ये हड़ताल मचा दिया, तो हड़ताल मचाने के बाद ना तो मिल मजदूर कोई सॉल्यूशन पे पहुंच पा रहा था और ना ही मिल मालिक कुछ कर रहा था, ना तो वो पैसा देने को तैयार होता और ना ही भूख हड़ताल खोलने को मिल मजदूर तैयार होता। बात कब की है? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर। जब इस सब बातों से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, तब बात पहुंचा गांधी के बाद। कब? 15 मार्च 1918। कब? 15 मार्च 1918 को आया सामने गांधी। तब बोला अब इसका सॉल्यूशन ऐसे मिल नहीं सकता, अब इस प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशन दिला सकता है वो एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन है? गांधी। गांधी पहुंचा अहमदाबाद। गांधी जब अहमदाबाद पहुंचा तो सारी चीजों को जाना, और सारी चीजों को जानने के बाद मिल मजदूर ने बताया कि इस तरह का कंडीशन था कि बोनस का बात किया गया था और अभी बोनस दिया नहीं जा रहा। बताया था सैलरी भी बढ़ा देंगे, सैलरी भी नहीं बढ़ाया जा रहा, जो भी खाना पीना दे रहा था वो भी कुछ नहीं दे रहा था, टाइम अत्यधिक तक वर्क ले रहा था, टाइम कम करने का बात आया था, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये सब बात हो रही थी 15 मार्च 1918 किसके साथ? गांधी के साथ। और गांधी का ये प्रथम भूख हड़ताल होगा। क्या होगा ये? भूख हड़ताल। प्रथम भूख हड़ताल। और यहां से तो फिर इसको आदत लग गया भूखे रहने का। कहां से? 1918 से। तो प्रथम भूख हड़ताल करेगा 15 मार्च 1918 को। और इस 15 मार्च 1918 को जब भूख हड़ताल करेगा, तब अब लगेगा कि अब कोई उपाय नहीं है इसका, क्योंकि अब सामने कौन आ गया है? गांधी आ गया है। जब तक मजदूर था तब तक लड़ने दो, तब तक तो कुछ हो रही था, लेकिन अब गांधी आ चुका है, अब कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ करना पड़ेगा। तब मिल मालिक जो था वो आया, गांधी से मिला, और गांधी से मिलने के बाद में जो भी दोनों का आपस का बीच का समझौता था, उस समझौते को दूर किया यहाँ पे, और ये भूख हड़ताल पर से गांधी यहाँ से उड़ गया। तो गांधी का पहला भूख हड़ताल बहुत अच्छे से याद रखना कब है? 15 मार्च 1918। और इसी भूख हड़ताल से उठने के बाद या इसका सॉल्यूशन मिलने के बाद इसके पास एक छोटा सा का नहीं बल्कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ा ऑफर आया था गुजरात से। कहां से? गुजरात से। और गांधी थे कहां से? गुजरात के पोरबंदर से। और ऑफर कहां से मिला है? गुजरात से। क्या लगता है ठुकराएगा? जाना ठुकराएगा? बिल्कुल ही नहीं ठुकराएगा। तो इसी गुजरात में किसान सभा का अध्यक्ष बनेगा। किसका? किसान सभा का अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष बनेगा कौन? गांधी। कहाँ का? गुजरात के किसान सभा का अध्यक्ष बनेगा। अहमदाबाद का बैठक के जस्ट बाद, अहमदाबाद बैठक के जस्ट बाद जब गुजरात के किसान सभा के अध्यक्ष बनेंगे, तब उसी टाइम पे बात फिर से रहेगी 1918 की। बात कर रही 1918 की। और 1918 में पहुंचेगा खेड़ा। कहाँ पहुंचेगा? खेड़ा। कहाँ पड़ता है ये खेड़ा? गुजरात में पड़ता है खेड़ा। कहाँ पड़ता है खेड़ा? महाराष्ट्र में है। MP सर। एक्चुअली हमको भी पता नहीं, इसीलिए पूछ रहा है। महाराष्ट्र। तो 1918 में गांधी का पहुंचेगा खेड़ा। और खेड़ा में जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम समस्या चल रहा था किसान का। किसका? किसान। और किसान सभा के अध्यक्ष कौन है? गांधी। तो पहुंचेंगे कौन? गांधी ना। तो ये जो किसान थे, इस किसान के खेतों में पड़ गया था सुखाड़। क्या पड़ गया था? सुखाड़। और सुखाड़ होने के कारण अंग्रेज इससे मांग रहे थे लगान। अंग्रेज क्या मांग रहे थे इससे? लगान। जब सुखाड़ पड़ गया, क्या लगान देने योग्य रहेगा? ये लगान देने योग्य नहीं था। और जब लगान देने योग्य नहीं था, तो इस टाइम पे एक कंडीशन बना हुआ था कि 75% अत्यधिक, 75% से अधिक अगर सुखाड़ पड़ जाए तो लगान जो होगा वो माफ कर दिया जाएगा। लगान क्या हो जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस टाइम पे सुखाड़ जो पड़ा था खेड़ा में, वो 100% सुखाड़ पड़ा था।
फिर भी अंग्रेज इन बातों को मान नहीं रहा था और उनको क्या चाहिए था, लगान चाहिए था। तो इस लगान से बचाव के लिए गांधी को बुलाया गया था खेड़ा 1918 में। और किसान सभा के अध्यक्ष होने के कारण गांधी पहला करेगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन। क्या करेगा? असहयोग आंदोलन। ये गांधी का भी प्रथम असहयोग आंदोलन होगा। इससे पहले कभी भी असहयोग आंदोलन किया नहीं है। तो पहला असहयोग आंदोलन कब कर देगा? 1918 में। कहाँ करेगा? खेड़ा में। किसके लिए? किसानों के लिए। किस वजह से? तो सुखाड़ का जो ऋण था, जो लगान था, उन चीजों को माफ करने के लिए सबसे पहला 1918 में करेगा असहयोग आंदोलन। क्या करेगा? खेड़ा अहमदाबाद में। 1920 में असहयोग आंदोलन करेगा ना, 1920 में करेगा। हम बोल रहे हैं प्रथम असहयोग आंदोलन। फिर तो अब चलते रहेगा। हम तो बोलते हैं यहीं पे वो करता तो बेटा अब तो आदत हो जाएगा इसको बैठने का। खेड़ा अहमदाबाद में हमको याद। 75% सुखाड़ अगर रहेगा तो लगान नहीं लगेगा। लेकिन खेड़ा में इस पर 100% सुखाड़ हो चुका था। फिर भी अंग्रेज लगान मांग रहा था। तो इसी लगान को माफ करवाने के लिए गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष बने थे गांधी, जिनको बुलाया गया खेड़ा की इस लगान को माफ करवाया जाए अंग्रेजों से। लगान कहाँ से है? फसल ही नहीं होती, क्या लगान दे पाएंगे? नहीं दे सकते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान की एक मूवी है, नाम भूल रहे हैं लेकिन याद आ गया, देखे आप लोग? करण अर्जुन है, उसमें भी अनाज की बोरी घर के बाहर में रखवाता है। तो फसल होगा ही नहीं तो देगा कहाँ से? तो इसीलिए गांधी को बुलाया गया था। तो वही गांधी को शर्त बताया गया था कि 75% से अगर अधिक सुखाड़ लगेगा तो लगान नहीं लगेगा। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे भी क्या कर रहा है? लगान ले रहा है। तो इसी के लिए वहां पे गांधी को बुलाया गया था। तो कहाँ पहुंचे? 1918 पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से पीछे चलता है। 1918 पहुंच गए ना, 1917 छूट गया आप लोगों का। बात करते हैं थोड़ा सा 1917 की। बात कब की है? 1917 की। तो बात करेगा 1917 की, तो 1917 में करेगा चंपारण सत्याग्रह। क्या करेगा? चंपारण सत्याग्रह। 1919 चंपारण सत्याग्रह 1919 होगा ना, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 18 के पहले होना चाहिए। हाँ 18, हम तो बोलते रहे यहाँ पे मिसिंग हो गया, यहाँ से पहले आना। 1917 में क्या हो गया? चंपारण सत्याग्रह। और ये जो चंपारण सत्याग्रह करेगा, ये करेगा नील की खेती के लिए। किसके लिए? नील की खेती के लिए। नील की खेती को क्या जानते हैं? 3 कटिया पद्धति। क्या जानते हैं इसको? 3 कटिया पद्धति। इसमें होता क्या था कि अगर किसी किसान के पास 20 टुकड़े खेत हो तो 20 टुकड़े खेत में तो 3 टुकड़े में नील की खेती करनी होती थी। 3 टुकड़े में क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती करने से जो जमीन था वो जमीन बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? वो बंजर हो जाता था, अन्न उपजाऊ हो जाता था। और इसी बंजर जमीन और नील की खेती को मूवी में दिखाया गया मोहनजोदाड़ो में। किसमें? मोहनजोदाड़ो में नील का ढक्कन जितना बड़ा बड़ा ढेला जैसा दिखाया गया कि इसको लेके बेचने जाता है। तो भाई ये नील की खेती दिखाया जाता है। तो नील की खेती किसान करना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती उससे करवाया जाता था। तो इसी जबरदस्ती को करवाने के लिए यहाँ पे क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह कि इस नील की खेती को बंद करवाया जाए, 3 कटिया पद्धति को बंद करवाया जाए। जो गांधी आगे क्या था, और ये जो गांधी आगे क्या था, ये क्या था? 10 अप्रैल 1917 को। किसके कहने पे गांधी आया था? गांधी किसके कहने पे आया था? पटेल के कहने। नहीं, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी आया था चंपारण। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। चंपारण कितने हिस्सों में बटा हुआ है? जिला चंपारण। चंपारण कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 2 हिस्सों में, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। तो बात इस तरह से धीरे धीरे 1917, 1918, बात कहाँ गए अब? 1919, बात कहाँ गई? 1919 में करेगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में क्या करेगा? खिलाफत आंदोलन।
तो खिलाफत आंदोलन भी क्या हुआ है, लेकिन एक चीज याद रखना कि गांधी के द्वारा जितना भी आंदोलन किया गया ना वो सफल आंदोलन हुआ है, एक भी इसका असफल आंदोलन नहीं रहा है। तो एक बात को इस बात को भी ध्यान रखना कि गांधी के द्वारा जितना भी आंदोलन किया गया वो क्या ऐसा रहा है, सफल आंदोलन। और 1920 बोले थे ना आदत लग जाएगा, देख लो 17, 18, 19, 20 कौन सा आंदोलन, सहयोग आंदोलन। कैसा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। और थोड़ा सा गांधी अब रेस्ट लेगा, थक गया है बेचारा। कब तक, 10 साल के लिए। और बात कब की आएगी अब, 1930 की। और 19 में क्या करेगी, नमक सत्याग्रह। क्या करेगा, नमक सत्याग्रह। कोई सुनाएगा इसका कहानी थोड़ा सा, नमक सत्याग्रह की कोई कहानी सुनाएगा? या नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जानते हैं? 3 नाम है, सविनय आंदोलन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो नमक सत्याग्रह, ये जो नमक सत्याग्रह किया गया था, ये किया गया था अंग्रेजों के लिए। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा इसको कहते हैं, दूसरे को कहते हैं दांडी यात्रा। इसी को कहते हैं नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या और क्या इस नाम से जानते हैं इसको, दांडी यात्रा। तो कोई बताएगा दांडी यात्रा में गांधी जब इस सत्याग्रह को चालू किया था कितने लोगों के साथ में प्रारंभ किया था, कितने लोगों के साथ प्रारंभ किया था नमक सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम ऑप्शन है तो नहीं है, अकेला किया था। 3 किलोमीटर चलने के बाद, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद 7 व्यक्ति साथ हुआ था। कितना, 7 व्यक्ति साथ हुआ था। और 7 और 1 8, और 8 मिलने के बाद नमक सत्याग्रह में कुल किलोमीटर 385। कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर चलने के बाद आदमियों की संख्या लाखों में थी। आदमियों की संख्या किसमें थी, लाखों में थी। ये कहता है अगर इतिहास बनाना हो तो अकेला ही चलना होगा। इतिहास अगर बनाना हो तो चलना कैसा होगा, अकेला चलना होगा। बाद में खुद ही सब जुटेगा, जब तक अकेला चलेगा नहीं तब तक सफलता मिलेगा नहीं। गाना भी गा रहा था, रघुपति राघव। हाँ, रघुपति राघव राजा राम पति तिपावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। ध्यान रखना, पूछता भी है गांधी का सबसे फेमस संगीत कौन सा है, तो यही है। गांधी का फेवरेट संगीत कौन सा है, यही है, रघुपति राघव राजा राम पति तिपावन सीताराम। तो इस नमक सत्याग्रह में गांधी अकेला चला था। 3 किलोमीटर चलने के बाद 7 व्यक्ति साथ हुआ था। और 7 व्यक्ति साथ होने के बाद जब गांधी जी कुल मिला के 385 किलोमीटर की दांडी यात्रा को सफलपूर्वक परिणाम दिए तो इनकी भीड़ों की संख्या किस में थी, लाखों में थी। और इस तरह से इसका नमक सत्याग्रह भी यहाँ से सफल हुआ था। और इन्होंने यहाँ से नमक कानून को तोड़ा था। किसको तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। कैसे, नमक बना के। कैसे, नमक बना के। नमक बनाया कैसे था, समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी को खड्डा करके उसके फैन को जमा करके धूप का हीट देके वाष्पीकृत करके बनाया था इन्होंने नमक। और इसका नमक जो बना था वो नमक बना था मिट्टी की तरह। कैसी बनी थी इसकी नमक, मिट्टी की तरह, काला काला नमक बना था इसका। और उसी को खा के इन्होंने तोड़ा था नमक सत्याग्रह को। कब, 1930 में। कब, 1930 में। और लास्ट फाइनली बात आ गया फिर वापस 1942 जब पुणे जेल में गांधी हो गए बंद। कहाँ पे, पुणे जेल में जब हो गए गांधी बंद। इसी पुणे जेल में गांधी को बंद होने से 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद एक रोग पकड़ लिया। कौन सा, मलेरिया। गाना सुना है बेटा तुम लोग, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, सुना है? शाहरुख खान की सॉन्ग है, बाइक पे जाता है। तो मलेरिया रोग, और मलेरिया रोग का जो निवारण था उस टाइम पे निवारण सिर्फ एक ही था, बकरी का दूध।
किसका? अभी भी है सर। बकरी का दूध। बकरी का दूध। तो जब इसकी पत्नी आई थी जेल में मिलने के लिए और गांधी को बोला कि मर जाइएगा तो हम व्हाइट साड़ी पहन के रहेंगे ना, आप भले को 2-3 लुंगी पहन के रह लीजिए, मेरा जुगाड़ चलने वाला नहीं है। किसको जो आदत था ना, इसको आदत था लिपस्टिक का जब लगाने का। किसको? बाघो। पूरा नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी के कहने पर बकरी का दूध पिया था किन्होंने? गांधी ने। और गांधी का निवारण यही था, किस रोग के लिए? मलेरिया लोग के लिए। और जब वो थोड़ा सा स्वस्थ हो गए थे, तब थोड़ा सा स्वस्थ होने के बाद बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। इस जेल के बाहर में भीड़ खड़ी थी कि गांधी से हमें मिलना है। किसे मिलना है? गांधी से। और जब गांधी से मिलने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो इसी भीड़ में बात आ गई थी स्वराज की। इसी भीड़ में बात किसकी आ गई? स्वराज की। तो सबसे पहले इस भीड़ से मिलने के लिए गांधी तो तैयार नहीं था, वो बाहर होने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि तबीयत खराब था, वो स्वस्थ नहीं था। बहुत ज्यादा जेलर के कहने पर, किसके कहने पर? जेलर के कहने पर तब गांधी बाहर निकला। और जब गांधी बाहर निकला तो हाथ डोला के बस एक ही बात बोला। क्या बोला? करो या मरो। क्योंकि हमको तो मलेरिया हो गया है, कन्या के कहने पे बकरी का दूध पी के स्वस्थ हो गए। अब वो जान प्राण नहीं रहा हड्डी में कि हम भूख हड़ताल में अब बैठ सके। तो इससे अच्छा है कि या तो तुम लोग करो या तो खुद मरो। तो 1942 में गांधी ने पुणे जेल से बाहर आके ये नारा दे दिया, किसका? करो या मरो का नारा दे दिया। और इस तरह से धीरे धीरे अब क्रांतिकारी जो था, वो क्रांतिकारी को गांधी का फुल सपोर्ट मिल गया इस खुली भीड़ में। क्या मिल गया? फुल सपोर्ट। और इसी भीड़ के द्वारा उसी टाइम पे बहुत सारा यहाँ पे दुर्व्यवहार हो चुका था, ईटा पत्थर हो चुका था जेल के ऊपर, जेलर के ऊपर में। तो बहुत मुश्किल से इस कंडीशन को संभाला गया था। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, ठीक हुआ, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ा और फाइनली बात पहुंच गया कहाँ? 1947। फाइनली बात कहाँ पहुंच चुका? 1947। और 1947 में क्या हो गया? भारत हो गया स्वतंत्र या आजाद। कब? 1947 में। तो गांधी को ये जो 1947 की आजादी थी ना, ये नसीब नहीं। क्या हुआ? ये नसीब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि 1948 में, कब डेट बताएगा कोई? 30 जनवरी 1948 में गांधी की हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु नहीं, इसको हम कह सकते हैं गांधी की हो जाती है हत्या। गांधी की क्या हो जाती है? हत्या। कब? 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी जाती है। और यह हत्या कहाँ होती है इसकी? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में बिरला हाउस में। कहाँ पे? दिल्ली के बिरला हाउस में। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। कितनी गोली? 3 गोली। 3 गोली मारकर इसकी कर दी जाती है हत्या। आजादी दिलाना था तो पहले ये दिलाता, हम भी थोड़ा ऐसा करते, इतना लेट का है किया, इसीलिए क्या कर दी? 30 जनवरी 1948 की दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी की नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल राजघाट कहाँ है? हाँ नहीं, कपाड़ में किसी की बाहर में। राजघाट। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में। राजघाट दिल्ली में। तो इस तरह से धीरे धीरे कहानी की हो गई। 1948 में 30 जनवरी को हैप्पी बर्थडे। क्लियर है? ये यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर नहीं है। बोलो। इसी का फोटो कहाँ? कहाँ? विक्टोरिया के पास कहा गया था? विक्टोरिया के पास गया था स्वराज मांगने के लिए। मेरा भारत महान, हमको वापस दे दो। विक्टोरिया बोली नहीं देंगे, बहुत मेहनत से भारत छीने हैं, बहुत मुश्किल से ट्रेन का पटरी बिछाए हैं। सब भारत को कहता है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया की थोड़ा सा सोना हमें भी लूटने दो पहले। और लूटने तो भारत तुमको दे देंगे तो हम लूटेंगे कहाँ से? इसीलिए भारत अभी नहीं देंगे, पहले लूटने दो हमको, जैसा भारत में है। तो ये जो भारत है ना, ये भारत पहले सोने की चिड़िया थी। अभी भी है सर। कौवा भी नहीं है, अब हो गया है कौवा बिरयानी। तो स्वराज का मतलब होता है स्वतः राज या स्वयं का राज। वही गांधी चाहता था कि इस राज्य का स्वयं का राज। और स्वयं के राज्य में कांग्रेस इस टाइम पे सबसे बड़ी शक्ति थी। शक्ति किसकी थी सबसे बड़ी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस का हक हो भारत पे, कांग्रेस शासन करे। और जब कांग्रेस शासन करेगा भारत पे,
ये भारतीयों को उतना ज्यादा कष्ट नहीं देगा जितना ज्यादा कष्ट भारत को अंग्रेज दिया करता था। यही रीजन था, ये जो अंग्रेज हुआ करते थे इन भारतीयों को क्या कहते थे? ब्लैक डॉग। क्या कहते थे? ब्लैक डॉग। अमिताभ बच्चन की मूवी देखना, नाम है मूवी का मर्द। भारत को कहते थे उसके लोग, अंग्रेज को। अंग्रेज कहता था भारतीयों को, भारत के लोगों को। तो जब यहाँ से अंग्रेज भागेगा तब तो भारत हमको मिलेगा, जब भारत मिलेगा तब तो स्वराज करेंगे, और जब स्वराज करेंगे तब तो इस ब्लैक डॉग के वर्ड को मिटाएंगे। तो स्वराज हमको दे ही नहीं रहा, भारत हमको वापस दे ही नहीं रहा। यही मांगने के लिए गांधी जाया करता था। ये उसको मांगना नहीं था, उसको छीनना था, जो यहाँ आके इन्होंने किया 1942 में। करो या मरो, यही बात उसको 1906 में ही कर देना था, करो या मरो। और 1906 में करता तो भारत पहले आजाद भी होता। सुखदेव ना मरता, ना भगत सिंह मरता, ना राजगुरु मरता, और भी उसके तरफ बहुत सारे क्रांतिकारी जितना मरे थे। कौन? गांधी। ये तो कभी जिंदा नहीं रहता। काश अगर हम रहते हम मार देते इसको। गांधी जी साउथ अफ्रीका से सदा के लिए भारत कब आया था? सदा के लिए भारत कब आया था? लास्ट टाइम देखिए भारत कब आया था? अब पैसा खुशी का फोटो का है। 1915 14 में आया था। 15 में फाइनली 15 यहाँ के सेटल हुए। मुझे तो पता ही। 17 में पटना स्टेशन आए थे। 17 में 15 स्टेशन आए। इसका नाम तो पटना। यहाँ तक में सिर्फ गांधी खत्म हुआ, गांधी से रिलेटेड जो ओरिजिनल फैक्ट है वो फैक्ट खत्म नहीं हुआ है। 47 में 3 तो गांधी का जो रिलेटेड टू ओरिजिनल फैक्ट है वो ओरिजिनल फैक्ट है। इसकी उपाधि, इसकी जन्म, इसकी मृत्यु और इसकी बुक, किस किस बुक इन्होंने रचना की, कौन कौन सी उपाधि इसकी मिली। तो कुल मिला के 1 क्लास कम से कम अभी और ले ही लेगा ये। 1943 में 3 लोग मरे। क्या समझा? 1 क्लास अभी और ले लेगा। अब स्कूल से बच जाए आएगा अगला मतलब। एक बार में ये खत्म होने वाला नहीं है गांधी। इतना ज्यादा शॉर्ट खींचने के बावजूद भी। अब 2 अक्टूबर को लीजिए बस। हाँ, गांधी जी में एक चीज और कॉमन है। हाँ, शुक्रवार। किसको किसको याद है शुक्रवार? जन्म मरण। क्या क्या हुआ था शुक्रवार को? जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, उसका बच्चा भी उसी दिन चलो देखो, गांधी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जन्म कब? शुक्रवार को। जन्म कब? शुक्रवार को। विवाह कब? शुक्रवार को। दिन देख करके करता हूँ। मृत्यु कब? शुक्रवार को। तो ध्यान रखना, ये जो गांधी थे ना, ये बहुत अच्छा से ऋग वैदिक काल को मानते थे। बात वो नहीं है, ये गांधी बहुत अच्छा से मानते थे ऋग वैदिक काल को। अब याद करो किसको किसको ये ऋग वैदिक काल याद है। अगर ऋग वैदिक काल है तो ये कहानी समझ में आया होगा कि शुक्रवार की कहानी क्या है। पता है? हाँ ना? नहीं है तो छोड़ दीजिए, रखना भी नहीं है। बस ये कॉमन फैक्ट है, वो याद रख लेना। इस कॉमन फैक्ट के साथ में सब डेट याद बता दो। कब है जन्म? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु 30 जनवरी 1947। 48। और विवाह? विवाह 83। 1883। ये तीनों काम जो शुभ काम हुआ था, ये गांधी जी के साथ कब हुआ था? पुत्र का जन्म नहीं लिखा है सर। पुत्र का जन्म नहीं लिखा है। पुत्र का जन्म? तो 4 पुत्र बता तो दिए। तो ये पुत्र का पूरे से भारत में और 2 दक्षिण अफ्रीका में। उसके बारे में बताया। 4 नाम नहीं लिखे तेरे? चारों चार नाम लिखे, 2 भारत, 2 दक्षिण अफ्रीका, 4 पूर्व किया। क्लियर है यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक क्लियर है? ये कोई दिक्कत है? बता यहाँ तक में। ले तो कुछ बोलेगा ही नहीं। अच्छा सर, क्यों पैसा खुशी का फोटो का है? पैसा? पैसा पे जो अच्छा, पैसा पे उसी का फोटो है। तो वही तो बात है ना, अभी तो तुम लोगों को सिर्फ उसकी अच्छाई बताए ना, बुराई बताए कहाँ है? बुराई बताएंगे तुम लोग क्लासेस भाग जाएगा। बोलेगा ऐसे इंसान को पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। अगर बच्चा का नाम गांव में रोशन हो जाए तो वहाँ पे ऐसे बैठने में मजा आता है। हमारा बाबूजी नाम ले रहा है और बोलना स्टार्ट करते फलमा करम कांड देगा, थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, फिर बोलेगा फिर ऐसे कीजिएगा। अब चलने में फायदा है। अब नहीं, वही बात है। अभी जितना भी चीज बताया वो गांधी का सिर्फ अच्छाई बताया, गांधी की बुराई नहीं बताया। तो गांधी की बुराई क्या हो रहा है?
तो गांधी की बहन सिर्फ एक बात का चर्चा की, भगत सिंह के लिए। किसके लिए चर्चा की? भगत सिंह के लिए और राजगुरु के लिए और सुखदेव सिंह के लिए। ये 3 बातों का सिर्फ चर्चा की। अगर इन 3 बातों को ध्यान रखता तो वो वहां से करता नहीं।